नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में 5 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के, हर्षवर्धन रुंगटा हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के, चिराग सेठ हैं मेटल फोकस के, और प्याज पर बात करने के लिए स्वर्णा जगताप हैं चेयरपर्सन लासलगांव मंडी की। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर शानदार तेजी है। 50-700 के करीब पहुंच चुका है गोल्ड, 500 रुपए तक की तेजी है। मेरा सबसे पहला सवाल चिराग सेठ आपसे होगा, क्या गोल्ड में फंडामेंटली कोई बदलाव आया है और क्या ये जो तेजी अभी बढ़ रही है, ये तेजी टिकाऊ है, सस्टेनेबल है? देखिए मुझे एक चीज जो समझनी जरूरी है कि ये जो हमने गोल्ड में दिखवाई देखिए वो प्राइस करेक्शन था। तो ऐसा नहीं था कि गोल्ड के हो गए थे और ये उसके बाद कुछ चेंज हो इसके लिए भाव में ऊपर आए। ये प्योरली करेक्शन के बाद अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो पॉजिटिव की तरफ अब बढ़ गया है। अब दूसरा बात ये भी है कि शायद थोड़ा बहुत स्टिमुलस पैकेज को लेके क्लैरिटी आ रही है और फेड के चेयरमैन पॉवेल ने भी ये कहा है कि अब मॉनिटरी साइड पे और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, अब फिस्कल साइड पे जो भी है स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीज के मद्देनजर रखते हुए गोल्ड में थोड़ी बहुत अभी हमने तेजी देखी है। दूसरी एक बात, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से शायद डाउनसाइड लिमिटेड थी, तो अब एक टैक्टिकल बाइंग आ रही है। अब इन्वेस्टर्स को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरफ काफी ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से भी बाइंग आ रही है मार्केट में। तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में करना क्या चाहिए। लेकिन गोल्ड में एक नया ट्रेंड ये भी है कि गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड बाइंग हुई है। 2020 के पहले 9 महीने में 1000 टन से ज्यादा गोल्ड की खरीदारी हुई है और 2009 में इससे पहले 646 टन गोल्ड की खरीद हुई थी। उसके बाद इतनी बड़ी खरीद अभी हुई है और गोल्ड ईटीएफ की तीसरी तिमाही में जो होल्डिंग है वो 7% बढ़ी है। तो गोल्ड ईटीएफ में होल्डिंग बढ़ना ये किस बात के संकेत हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा साहब जुड़े हैं। सर, आप बताएं कि ये जो गोल्ड ईटीएफ में हमने रिकॉर्ड बाइंग देखी है 2020 के पहले 9 महीने में, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या ऐसे में गोल्ड के फंडामेंटल वाकई बहुत मजबूत हैं और जो बेस है वो बहुत मजबूत हो रहा है, ये ईटीएफ का ट्रेंड दिखा रहा है? क्या मानते हैं आप? हर्षवर्धन रुंगटा जी। हर्षवर्धन रुंगटा जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। लेकिन प्रथमेश माल्या, आप बताएं, ये तो चिराग कह रहे हैं कि फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट मजबूत है, वो तो एक करेक्शन आया था। अब देखिए, इसको तो परखने का कोई तरीका है नहीं कि करेक्शन था या गिरावट थी, 56 से गिर के 50 के नीचे आ गया। तो ठीक है, आप करेक्शन तो कह ही सकते हैं कि बहुत बड़ी तेजी आई थी, उसके बाद दाम गिर गए, लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? बढ़ नहीं रहे हैं तो अगर फंडामेंटल बहुत मजबूत है तो बढ़ने चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि छोड़िए लंबे समय की बात, फंडामेंटल तेजी मंदी आगे की बहुत लंबी बहस होगी, लेकिन आप ये बताएं कि आज शाम के कारोबार के लिए क्या करना चाहिए गोल्ड में? मृत्युंजय जी, 50,600 के आसपास गोल्ड ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मोमेंटम जो है अराउंड 250 रुपीज अपसाइड तक का दिख रहा है, 50,800-850 तक का। तो यहाँ पे अगर बाय करना है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल चाहिए तो 50,300 के आसपास ही प्रॉपर बाय जोन है अगर आपको बाय करना है तो एडवाइजेबल यही रहेगा, बिकॉज एंड ऑफ द वीक है और अराउंड 50,850 तक की पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा रुकना चाहिए और पॉसिबली अगर आपको पोजीशन लेनी है तो नेक्स्ट वीक में फ्रेश पोजीशन लेना चाहिए। बट जो ट्रेडर है उनके लिए मोमेंटम के हिसाब से 250 रुपये का मूव अभी भी पॉसिबल है यहाँ से। ठीक है। अजय जी, आप बताएं कि आपके हिसाब से गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए इस रेट पर, ताजा भाव पर?
गुड इवनिंग नितिन जी। डेफिनेटली पिछले एक हफ्ते में हमने काफ़ी कंसोलिडेशन देखा है, बट कल की गिरावट के बाद आज मार्केट एकदम अच्छे से बाउंस किया है। तो मुझे लगता है जब तक ये 50,500 के ऊपर होल्ड है, बाइंग करके ही चलना चाहिए। करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। जो अप साइड में मुझे लगता है कि 50,850 से 900 तक का लेवल दिखा देगा। अनलेस एंड अनटिल इंटरनेशनल में $1925 और डोमेस्टिक मार्केट में 51,100 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मुझे लगता है दायरा मेंटेन है। एक बार अगर $1925 या 51,100 के ऊपर अच्छे से होल्ड हो जाता है, तो हम एक फिर से नई रैली स्टार्ट होते हुए देखेंगे। बट टाइमिंग करंट मार्केट से लेके चलिए, अपसाइड में 50,900 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जी भी जुड़े हैं। हर्षवर्धन रुंगटा जी, मैं आपसे एक फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या गोल्ड में जो लोग पैसा लगा रहे हैं अभी, क्या वो ठीक कर रहे हैं? अगर मान लीजिए 10 से 15% अपने टोटल पोर्टफोलियो का अगर मान लीजिए गोल्ड में एलोकेट कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है, या आपके हिसाब से गोल्ड के ट्रेंड को देखते हुए, फंडामेंटल को देखते हुए ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए गोल्ड में? आप क्या सुझाव देंगे? और लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिराग सेठ साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि गोल्ड में एक करेक्शन आया था और आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल बहुत मजबूत है, तो फिर दाम बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? हर तेजी पर बिकवाली क्यों आ जा रही है? तो जी एक चीज जो बहुत समझना जरूरी ये है कि फिलहाल गोल्ड क्यों गिरा है। गोल्ड गिरा है क्योंकि डॉलर में ये जो एक तेजी आई है, तो गोल्ड एक सेफ हेवन है जो डॉलर और जापानीज येन दोनों के साथ कम्पीट करते हैं। तो जो पैसा गोल्ड में है वो टैक्टिकल इन्वेस्टर्स निकल के, टैक्टिकल इन्वेस्टर्स यानी जो हेज फंड या मैनेज मनी फ्यूचर्स है, उन्होंने अपना पैसा निकाल के डॉलर में और जापानीज येन में पैसा डाला हुआ है। जबकि अगर आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट देखें जो ईटीएफ से होती है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसी के लिए आपको ईटीएफ में 1,000 टन की बाइंग देखी है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब जब ये बड़ा बुल मार्केट आया, आप 2004 से जब मार्केट में तेजी हुई 2009-11 तक, या आज भी जब जब बड़ा बुल मार्केट आता है तो करेक्शन भी स्टीप होते हैं, उसके बाद मार्केट साइड। ठीक है, देखिए हम उतने डिटेल में भी हमको नहीं जाना है सर। आप साफ साफ ये बता दें, आप कह रहे हैं कि गोल्ड के फंडामेंटल मजबूत हैं, तो क्या अब गोल्ड की रैली अगर शुरू हो रही है या अगर होगी तो क्या ये रैली टिकाऊ होगी, या आपको लगता है कि अभी कुछ चिंताएं मार्केट में हैं, जैसे यूएस का इलेक्शन है, जो करेंसी की बात आप कर रहे हैं उसकी चिंता भी है, तो क्या अभी ये चिंताएं मार्केट में हावी रहेंगी या एक बार फिर से बुल रन स्टार्ट होगा? साफ साफ शब्दों में ये जरा बता दें और फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, गोल्ड में आपको $2,200 से $2,250 के बीच के भाव आपको अगले साल। इस साल गोल्ड में नया हाई बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि नवंबर में इलेक्शन थे, उसके बाद स्टिमुलस पैकेज कैसा आता है, क्या डेवलप होता है, ये सारे ट्रिगर्स के लिए मार्केट वेट करेगा। जब तक इनके ऊपर क्लैरिटी नहीं आती है तब तक आपको कोई बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती। ये हुई ना बात सर, ये साफ सुथरी राय हुई। ये बात जो आपने बताई ये कोई भी समझ लेगा आसानी से। वो आप जापानी येन में ले गए थे घुमा के, वो लोग चकरा जाएंगे, इतना कठिन। ठीक है, वो सारी चीजें फंडामेंटल अपनी जगह हैं, उसी के आधार पे मार्केट रिएक्ट करता है, लेकिन थोड़ा इसको अगर आसान तरीके से समझाएंगे तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। बहुत नहीं, वो जानना जरूरी है, बिल्कुल है, वो हम बता भी रहे हैं, ग्राफिक्स भी हमारे चल रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा हमारा ये प्रयास होता है कि मास तक हम पहुंच पाए। और मोटा मोटी एक जो राय सामने आ रही है, आपने कहा कि यूएस के इलेक्शन तक जो है कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है, तो ये एक लाइन आप ध्यान में रख सकते हैं। और डेली का तो फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा ही, मार्केट ऊपर नीचे होगा। बहुत शुक्रिया चिराग सेठ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। अब चांदी की बात करते हैं। प्रथमेश माल्या जी, सिल्वर के ऊपर क्या व्यू है आपका? चांदी में क्या करना चाहिए? आई थिंक मोमेंटम के हिसाब से सिल्वर में भी बाइंग साइड में ही रहना बेटर है। 62,000 तक का नेक्स्ट पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है यहाँ से। मेरे ख्याल से अगर बाइंग की बात करें तो ऑलरेडी 60,900 अगर प्रॉपर बाइंग जोन है, अभी काफ़ी उसके ऊपर चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अभी अगेन, सो अगेन आई वुड वेट फॉर फ्रेश पोजीशंस इन द नेक्स्ट वीक। बट जो ट्रेडर है मोमेंटम के हिसाब से बाइंग साइड में रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 62,000 की। ठीक है, चांदी पर आपकी राय अजय जी, आज के लिए क्या करना चाहिए?
बिल्कुल, मुझे लगता है गोल्ड के मुकाबले चांदी भी अच्छी ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग ही हुआ है। मुझे लगता है कंटिन्यू तेजी का ही रुख रहेगा। एक हर्डल रहेगा 62,000 का, बट पिछले हफ्ते भी हमने देखा था 62,000 का लेवल भी तोड़ चुका था। तो आज अगर 62,000 का लेवल तोड़ता है तो हम 62,500 तक देख सकते हैं। थोड़ा बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। अगर 61,400-500 तक का लेवल मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि वॉलिडिटी है चांदी में तो मिल सकता है। तो 61,400-500 की रेंज में लेके चलिए, जो ऊपर में 62,500 तक का लेवल हम आज देख पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई चांदी की, गोल्ड और सिल्वर की के ऊपर बात हो गई। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं और वो खबर है प्याज से जुड़ी हुई, क्योंकि प्याज को लेकर खबर ये है कि सरकार ने एक्सपोर्ट की नीति में बदलाव किया है। 2 तरह के प्याज के एक्सपोर्ट को मंजूरी अब दी गई है। इस खबर को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्याज काफी चर्चा में है, दाम बहुत बढ़े हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट को रोका था, उसके बाद भी दाम कम नहीं हुए, लेकिन अब एक्सपोर्ट नीति में बदलाव किया है। बदलाव ये है कि 2 तरह के प्याज के 10,000 टन तक के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। बेंगलुरु और कृष्णापुरम के प्याज एक्सपोर्ट को सिर्फ इजाजत मिली है एक्सपोर्ट की, इसको आप ध्यान रखिए। नासिक से प्याज एक्सपोर्ट की मंजूरी नहीं है, जी हाँ। और 31 मार्च 2021 तक 2 तरह के प्याज के एक्सपोर्ट को मंजूरी मिली है। चेन्नई पोर्ट के जरिए ये एक्सपोर्ट होगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के हॉर्टिकल्चर विभाग से उसका सर्टिफिकेट लेना होगा। पिछले महीने सरकार ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। स्वर्णा जगताप हैं इस पर बातचीत करने के लिए, लासलगांव मंडी की चेयरपर्सन हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, ये जो बदलाव हुआ है एक्सपोर्ट की नीति में, इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर, इससे कुछ थोड़ा फर्क पड़ेगा, पर हमारी जो एपीएमसी की चेयरपर्सन के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि जो अभी बेंगलुरु और जो कृष्णपुरम के इसमें जो एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है, तो वैसे ही उत्तर महाराष्ट्र और जो नासिक का हमारा जो बैन लगा है, तो उसको भी सरकार ने एक्सपोर्ट करने के लिए मंजूरी देनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक्सपोर्ट की मंजूरी मिलनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो बिना एक्सपोर्ट किए ही 60 रुपए किलो प्याज बिक रहा है रिटेल में, और होलसेल में तो 45 रुपए किलो प्याज बिक ही रहा है, तो फिर एक्सपोर्ट की क्या जरूरत है? पर अभी भी जो मतलब किसानों के पास जो पहला जो नुकसान जो हुआ है, तो वो जो नुकसान भरपाई उसके जो होने चाहिए, क्योंकि 50% जो उसके पास जो पहले जो तो बारिश के कारण खत्म हुई थी, जो उसका अगर नुकसान वो कहाँ से फिर भर पाएंगे? अगर उनको अभी ये जो रेट मिल रहे हैं तो उसी से वो पहले वाला जो नुकसान वो भर सकते हैं, और आगे वाली उनको जो बुनाई वगैरह वो प्याज के लिए जो उनको जो अच्छा। भांडवल चाहिए, अच्छा। तो उसके लिए वो फिर वो थोड़ा वो सॉर्ट ऑफ करेंगे ना। हेलो, अभी आप इधर से नासिक से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है प्याज का, तब रिटेल में प्याज का भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलो है। अगर एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया जाएगा नासिक से भी, तो क्या फिर क्या प्राइस होगा फिर रिटेल में? क्या 70, 80, 90 रुपए तक चला जाएगा भाव? नहीं, वो ठीक है, अभी तो फिलहाल इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर 1 महीने के बाद जो हमारा अभी लाल प्याज आएगी वापस, जो नया प्रोडक्शन आएगा, तो उस पर तो फर्क पड़ेगा ना। जो किसानों की जो नई प्याज आएगी तो उसका तो रेट फिर रिसेंटली डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये आप महत्वपूर्ण बात कह रही है। आप कह रही हैं कि जब नए के लिए हाँ, हेलो, जी 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 जी, हेलो जी, सुन रहा हूँ, बताएं। हाँ, तो जो नया अभी 1 महीने के बाद जो लाल प्याज आ रही है, तो उसके अगर वो ज्यादा पैना पे फिर सभी जगह से आएगी, उत्तर महाराष्ट्र और नासिक में, तो उस पर वो फर्क पड़ सकता है। तो अगर वो फिर कांस्टेंट रेट और फिर किसानों को अगर सही दाम चाहिए, तो उसके लिए फिर वो सरकार को देखना पड़ेगा। ये मैं एपीएमसी के चेयरपर्सन के नाते से मैं ये बोल सकती हूँ। हेलो, ये आपका एक सुझाव ठीक है कि आप करें कि जब नए प्याज की सप्लाई शुरू होगी मंडियों में, नए प्याज की आवक बढ़ेगी, तब सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि किसानों को नुकसान ना हो। जब किसानों की नई फसल आएगी मंडियों में, तब दाम अचानक से गिर ना जाए। आप करें कि उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया स्वर्णा जगताप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। तो ये बात हो गई प्याज की, लेकिन अब चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल है सुरेंद्र का, नागौर से। पूछिए सुरेंद्र जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। जी सर, जीरे में क्या 2000 की तेजी आ सकती है? 1500, 2000। जीरे में 2000 रुपए की तेजी? अच्छा, बताइए अजय जी, क्या जीरे में मुमकिन है क्या 2000 रुपए की तेजी? बिल्कुल नितिन जी, अगर हम अगले 6 महीने का अगर अवधि लेके चले तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्राइजेस
16-17 हज़ार का भी लेवल क्रॉस कर पाएगा, बट टाइमिंग बोलना बहुत मुश्किल है। कारण उसका है कि इस वक्त पिछली बार का अगर हम माल देखें तो काफ़ी पड़ा हुआ डिमांड जिस ढंग से हम उम्मीद कर रहे थे वैसा रिकवर नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है नवंबर मिड तक प्राइजेस कंसोलिडेशन में रहेगा, जो 12,800 या 13,000 का बेस बन जाएगा। ऊपर में 15,500 14,500 जो ये दायरा हमने पिछले 2-3 महीने में देखा, इसी दायरे में ट्रेड करेगा। बट जैसे हम दिसंबर में एंटर करेंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सप्लाई कंसर्न्स रहेगा थोड़ा बहुत, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस में एक उछाल लेके आएगा, जो ऊपर में हम समझते हैं कि 18,000 तक का लेवल एनसीएक्स पे दिखा सकता है। हाजिर में भी उसका एक असर दिखाई देगा। तो मुझे लगता है फरवरी मार्च में जाकर आपको ये प्राइजेस मिलेंगे। एज ऑफ नाउ अगले 1-1.5 महीना मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है विश्वंभर दयाल का। पूछिए विश्वंभर जी। कौन है? कौन बताएं। कौन रही है? ऐसी मतलब आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। नेचुरल गैस के ऊपर शायद आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, बताइए प्रथमेश माल्या जी, नेचुरल गैस में अभी क्या करना चाहिए? आई थिंक मोमेंटम काफ़ी अच्छा है इसमें, और कोल्ड वेव की बात हो रही है क्लाइमेट फोरकास्ट में पॉसिबल नेक्स्ट 15 डेज में। नेक्स्ट मोमेंटम इस काउंटर में 207 और 212 दिख सकता है। बाइंग साइड में रहना चाहिए। वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है इस काउंटर में। ठीक है, कैलाश मोदी हैं। अगला सवाल कैलाश मोदी का है सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर दिवाली तक सिल्वर का के रेट क्या अपने क्या हो सकता है? क्या 85,000 के करीब आ सकता है क्या? 85,000? हाँ, बहुत बड़ा टारगेट आपने पूछ लिया है। बताइए अजय जी, दिवाली तक मुमकिन है क्या 85,000? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ नाउ 85 दिवाली तक। बीच में हम देखते हैं यूएस का इलेक्शन भी है और काफ़ी की इवेंट्स भी है, तो टाइम भी मुझे लगता है कि अगर एवरीथिंग गोस इन लाइन तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 66-67,000 तक का लेवल एक बार दिखा सकती है चांदी। डिपेंड करता है अभी इलेक्शन में क्या आउटकम आएगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है दिवाली तक तेजी जरूर है, बट 85 आज की डेट में बोलना थोड़ा डाउटफुल है। 67-68 मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि अगर एवरीथिंग गोस इन लाइन तो हम चांदी को करीबन 67-68,000 तक का लेवल देख पाएंगे दिवाली तक। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी चांदी के ऊपर कि दिवाली तक क्या भाव होगा। अगला सवाल है रोहित का मुंबई से। पूछिए रोहित। सर हेलो जी पूछें। मैंने 3 लॉट गोल्ड बाय किया। पूछें रोहित जी। मैंने 3 लॉट गोल्ड बाय किया कल 50,000 के भाव में। मैं ट्रेडर भी हूँ, इन्वेस्टर भी हूँ। अभी अजय जी ने कहा है कि 850 है वहाँ पे निकाल दूं, तो वहाँ निकाल दूं और वापस नीचे आए तो वापस बाय कर लूं, क्या करूं? ये बढ़िया सवाल आपने पूछा है। 50,000 पे लिया है, आप कह रहे हैं कि 50,850 तक आ जाए तो निकल जाएं या बने रहें। क्या सुझाव होगा अजय जी इनके लिए, आप बताएं जरा। मुझे अगर देखें तो पिछले 10 दिन से मार्केट एक सीमित दायरे में है। जब तक 51,100 के ऊपर नहीं निकलता मुझे बड़ी कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही है। 51,100 तोड़ता है तो डेफिनेटली फिर से हम 52 पे जाके रुकेंगे। तो टाइमिंग मेरी सलाह रहेगी, इनको 51,800 के करीब मिलते हैं, 800 साढ़े 800 के करीब मिलता है तो इनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 50,850 के करीब आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 51,100 का लेवल ब्रीच करता है तो वापस ये री एंटर कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म गोल्ड में काफी तेजी है, बट एज ऑफ नाउ जब तक 51,100 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट में बेटर है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर डाउन में करीबन 50, 100, 200 के करीब मिलता है, फिर से आप री एंटर करके चल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सोम नारायण का। पूछिए। ये बुलडेक्स आज कहाँ तक जाएगा? बुलडेक्स बताइए प्रथमेश माल्या जी। बुलडेक्स, हाँ ठीक है ठीक है। बुलियन का जो इंडेक्स है उसमें क्या टारगेट है आपका प्रथमेश माल्या जी? तो बुलियन का जो इंटरनल वेरिएबल है गोल्ड और सिल्वर ही है। अगर गोल्ड और सिल्वर में तेजी है, यहाँ से मान के चल रहे हैं पॉसिबिलिटी गोल्ड की 51,200 और 50,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल लेवल 51,000 है।
अराउंड 500 रुपया यहाँ पे केजी गोल्ड में है। सिमिलरली सिल्वर में अराउंड 300-400 रुपीज़ केजी है। अगर ये बुलडेक्स में डाले तो मेरे ख्याल से अराउंड 16,100 के आसपास इनका देखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है रोशन का। पूछिए रोशन। कॉटन पे सवाल है केडिया जी को, कॉटन में क्या लगता है? कॉटन में क्या लगता है, बताइए केडिया जी, कॉटन में क्या लगता है? देखिए, डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा प्रोडक्शन 2% से बढ़ रहा है, बट ग्लोबल मार्केट में अभी भी थोड़ा बहुत शॉर्टेजेस रहेगा। अराइवल चालू हो चुके हैं, बट मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो ओवरऑल मुझे लगता है इसी का सपोर्ट है जो डोमेस्टिक मार्केट में मिल रहा है। साथ में इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि प्राइस 67 सेंट के ऊपर अच्छे से निकल चुका है, जो टेक्निकली लग रहा है कि 70 सेंट तक जा सकता है, जिसका मतलब डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि अगर इमीडिएटली एक हफ्ते की अगर व्यू ले तो मुझे लगता है 19,200 से 19,300 तक का लेवल M6 कॉटन ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये रहा। अगला सवाल है अशोक कुमार का गंगानगर से। पूछिए अशोक जी। अशोक जी, आपको आवाज आ रही है? सर मेरा सवाल है ये चना और ये ग्वार ऊपर नीचे कितना जा सकता है जी? चना और ग्वार ऊपर नीचे कितना जा सकता है, बताइए अजय जी। चना और ग्वार में आगे क्या होने वाला है? पहले अगर हम चने की बात करें तो हमने देखा था कि हमारा भी एक्सपेक्टेशन था 51-52 एक फेयर प्राइस रहेगा, बट जिस ढंग से हमने देखा सोइंग में डिले हुआ है, ये कहीं ना कहीं चने के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो अपसाइड में मुझे लगता है एज ऑफ नाउ 5800-5850 मैक्सिमम दिखा सकता है, बट ये लेवल्स पे सस्टेन नहीं करेगा। इंपोर्ट पे या गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे नजर रखी हुई है कि इनके ज्यादा भाव बढ़ जाता है तो एक्शन में आ सकती है। तो चना मैक्सिमम मुझे लगता है 5800 का लेवल दिखा सकता है, उसके बियॉन्ड सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन चने में बढ़कर आनी है। वहीं अगर गवार की बात करें तो पहले भी मैंने बताया था 4,200 का लेवल जब तक ये वीकली बेस पे क्लोज नहीं करता है, प्राइजेस 4,000 से लेकर 4,200 के बीच में ही ट्रेड करेगी। ओवरऑल हमें लगता है कि जैसे हम अक्टूबर एंड तक पहुंचेंगे 4,200 का लेवल ब्रिज करके, प्राइजेस 46-50 का लेवल दिसंबर मिड तक दिखा देगा। ओवरऑल दोनों ही काउंटर पे गवार में मुझे ज्यादा तेजी लग रही है, जबकि चने में एक करेक्शन कभी भी दे सकता है, संभल के ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है अमृत का अहमदाबाद से। पूछिए अमृत। मैंने 145.395 पे एल्यूमिनियम सेल किया है, अभी क्या होल्ड करना चाहिए मेरे को? इनकी कौन सी कमोडिटी इन्होंने कहा? प्रथमेश माल्या एल्युमिनियम में शॉर्ट किया है, बताइए क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से 152 के स्टॉप से, और पॉसिबिलिटी इनको जो पॉसिबल लेवल है अराउंड 144 तक की मिल सकती है। काफ़ी अच्छा लेवल पे सेल किया है, मेरे ख्याल से और भी ऐड कर लेना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि अभी करना क्या है एल्युमिनियम में। लेकिन अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है कि गोल्ड में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, 50,500 के लेवल पे बेस्ट रहेगा बाइंग के लिए, अदरवाइज 600 पे भी बाय कर सकते हैं। जो ऊपर में 50,900 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से क्रूड में बाय करना चाहिए 2970 एंट्री पॉइंट, 2920 स्टॉप, ऊपर में 3080 के टारगेट रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है कि क्रूड में ही बाइंग कंटिन्यू रखना चाहिए, जिस ढंग से डेल्टा हरिकेन है वो सपोर्ट मिल रहा है। करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है, इमीडिएट टारगेट तो 3020 का है, बट अगर ये तोड़ देता है तो 3050-60 तक का भी लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।